अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल करने के या फिर मैं कहूँ कि अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेने के लोगों के पास क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और आपको ऐसा लगता है कि इसी वक्त आपको मार्केट से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। रीजन नंबर 2, मार्केट बहुत लंबे समय से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जैसे कि पिछले 1 से 1.5 साल में देखा गया था, तो ऐसे में आपको अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर देना चाहिए। रीजन नंबर 3, आपने जिस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो म्यूचुअल फंड उसी कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है। और फाइनली रीजन नंबर 4 आ जाता है कि आपके दोस्तों ने जिस भी म्यूचुअल फंड्स में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो म्यूचुअल फंड्स उनको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं जितना कि आपके म्यूचुअल फंड्स आपको रिटर्न्स दे रहे हैं। तो अगर इन चारों रीजंस में से अगर किसी भी रीजन से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपना म्यूचुअल फंड सेल कर देना चाहिए, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, तो ये एक ऐसी गलती है जो बहुत से इन्वेस्टर्स कर जाते हैं और बदले में उनको मैं सच बताऊं तो निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इन चारों पॉइंट्स को मैं वीडियो में आगे चल के बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्हेन टू सेल योर म्यूचुअल फंड, या फिर मैं कहूँ कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम ए म्यूचुअल फंड। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप इसी तरह की और भी कुछ वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी कि वो कौन कौन से सबसे खराब रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आपको अपने म्यूचुअल फंड को कभी सेल नहीं करना चाहिए। सबसे पहला रीजन आ जाता है मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्योंकि ऑल टाइम हाई पर आ गई है, यानी कि ये एक बहुत अच्छा समय आ गया है जब आपको अपने म्यूचुअल फंड को सेल करके अपना प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए, तो ऐसा करना स्टॉक्स ट्रेडिंग में तो चल जाएगा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस में ऐसा आपको बिल्कुल भी करने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड इस चीज के लिए बने ही नहीं है। म्यूचुअल फंड्स बने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ ग्रो करने के लिए, ना कि ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट बुक करने के लिए। जितने लंबे समय के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड्स को होल्ड करके रखेंगे, अपने आप को इन्वेस्टेड रखेंगे, उतना ही फायदा आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर आ गई है तो आने दीजिए, आपको यहाँ पर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको अपनी एसआईपी को पॉज करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हर महीने की एसआईपी की जगह अगर आप लमसम मोड से अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, समय समय पर आप 2-3 महीने में इकट्ठा पैसा अपना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि मार्केट जब भी ऑल टाइम हाई पर जाती है तो यहाँ से मार्केट फिर से डिप लेने की या फिर एक रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करती है। तो मार्केट में आए ऐसे रिट्रेसमेंट का या फिर करेक्शंस का, या फिर और सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो ऐसे डिप्स का फायदा उठा के आपको फिर से लमसम इन्वेस्टमेंट्स अपने म्यूचुअल फंड्स में करनी चाहिए। और अगर आप हर महीने सेम डेट पर एसआईपी के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपके ऑटोमेटिकली एसआईपी डिडक्ट होती है, तो आपको यहाँ पर कैसी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। सेकंड रीजन हमारे पास आ जाता है मार्केट्स आर नॉट परफॉर्मिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। मार्केट अगर बहुत लंबे समय से यानी कि 1-1.5 साल से अगर साइडवेज चल रही है या फिर अगर लगातार नीचे की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो में आपको ग्रीन नंबर की जगह लाल नंबर ज़्यादा दिखने लगे हैं, यानी कि आपको नेगेटिव रिटर्न ज़्यादा दिखने लगे हैं, और अगर आपका दिमाग आपसे कहने लगा है कि यार बहुत हो गया, बहुत नुकसान देख लिया, अब और नुकसान नहीं देखा जाता, बंद करते हैं एसआईपी और निकल जाते हैं स्टॉक मार्केट से बाहर, ऐसा करना अगेन एक बहुत खराब डिसीजन होगा जो आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसे केसेस में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना चाहिए, आपको ना तो अपनी एसआईपी स्टॉप करनी है ना ही पॉज करनी है। मार्केट में आए डिप्स को या फिर करेक्शन को आप एक तरह से ऐसे समझिए जैसे कि फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन पे बिग बिलियन सेल आ गई हो, सभी कंपनी के स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स आपको सस्ते में मिल रहे हो। मतलब म्यूचुअल फंड्स तो आपको सस्ते में नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ उतने ही पैसों में आप म्यूचुअल फंड्स के ज्यादा यूनिट बाय कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली तो फायदा ही हुआ ना। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में आए हर एक डिप को आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और आपको यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तीसरा रीजन आ जाता है योर फंड इज परफॉर्मिंग बिलो इट्स पीयर्स। मे बी आपने जिस भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हो, उस म्यूचुअल फंड को आपने 5-6 महीने बाद ही रिव्यू करके देखा हो कि वो म्यूचुअल फंड अपनी ही कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने 5-6 महीने पहले ही किसी मिड कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हो, और अगर आपको अब ये देखने को मिल रहा हो कि जो मिड कैप का जो दूसरा म्यूचुअल फंड है उसने पिछले 5-6 महीने में रिटर्न्स दिए हैं 15% के, लेकिन आपके वाले मिड कैप म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न्स दिए हैं 8 से 10% के, तो ये देखकर अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इस म्यूचुअल फंड से एग्जिट करके उसी अच्छे वाले म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगेन ये गलती होगी। देखिए जितना कि मैं समझ पाया हूँ, हर एक म्यूचुअल फंड का अपना एक अच्छा समय आता है जब वो अपने पीयर्स से या फिर अपनी कैटेगरी के जो एवरेज रिटर्न्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देता है शॉर्ट पीरियड के लिए।
मे बी वो शॉर्ट पीरियड 4 महीने का हो, मे बी वो 10 महीने का हो, तो आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका नाम आपने पहली बार सुना होगा, वो म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत अच्छे रिटर्न दे रहे होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को 1 साल से पहले रिव्यू नहीं करना चाहिए, ऐसा करना सही नहीं होगा। मैंने इसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को ठीक से देख लीजिएगा, जिससे कि आप इस बात को ठीक से समझ पाएं कि अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू कब और कैसे करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैं अपनी वीडियोस में बार बार ये बात कहता आया हूं कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए जो म्यूचुअल फंड्स कभी कभी अच्छे रिटर्न देते हैं। आपको हमेशा ऐसे म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करते हैं और कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। मैं इस पॉइंट की लेंथ को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, अगर आपको अपना जवाब चाहिए तो ये वाली वीडियो आपकी यहाँ पर जरूर हेल्प करेगी। चौथा रीजन आ जाता है योर फ्रेंड्स आर गेटिंग मोर रिटर्न्स देन यू। अगर आपका कोई दोस्त आपसे ये कह रहा है कि उसके म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीने में उसको बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं जितना कि आपके म्यूचुअल फंड ने आपको रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। 3 इडियट्स मूवी तो आपने देखी ही होगी और उसका ये वाला डायलॉग भी आपको याद होगा, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। तो दोस्त के रिटर्न्स अगर आपके रिटर्न से ज्यादा अच्छे हो जाएं तो बुरा तो लगेगा ही। देखिए, बात चाहे स्टॉक्स की हो, ETFs की हो या म्यूचुअल फंड्स की हो, किसी को कितने रिटर्न्स मिलेंगे इसका सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर आता है वो आता है कि आपने इन ऑप्शन के अंदर एंट्री कब की थी। तो अगर मैं छोटे समय की बात करता हूँ, 1 साल 2 साल या 3 साल के समय की बात करता हूँ, तो हाँ, इससे फर्क पड़ता है कि आपने स्टॉक मार्केट में एंट्री कब की थी। आपके रिटर्न्स आपके दोस्त के रिटर्न से अलग हो सकते हैं, भले ही आप सिमिलर फंड्स में सेम स्टॉक्स में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स क्यों ना कर रहे हो। वो बात अलग है कि लॉन्ग टर्म में सब कुछ बराबर ही हो जाता है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क देखने को नहीं मिलता है। तो छोटे ड्यूरेशन में हमेशा याद रखिएगा कि अपने रिटर्न्स को किसी दूसरे इन्वेस्टर के रिटर्न से कंपेयर करके मत देखिएगा, क्योंकि ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है, आप यहाँ पर धोखा खा सकते हैं। तो ऐसे में कंपेरिजन करके अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट करके अपने दोस्तों वाले म्यूचुअल फंड्स में एंट्री करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने जिन भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उन म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा समय दीजिए, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहिए, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया था। उसके बाद ही अपने म्यूचुअल फंड से एग्जिट करने की या फिर स्विच करने की सोचिएगा। तो ये तो हो गए वो रीजंस जिनकी वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो में से किसी भी म्यूचुअल फंड को सेल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में उन रीजंस की जब आप अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल कर सकते हैं या फिर सेल करने की या स्विच करने की सोच सकते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है यू हैव अचीव्ड योर गोल। अगर आप मेरी वीडियोस को एक्टिवली फॉलो करते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, तो आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी गोल बेस्ड वर्सेस ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग। ये 2 ही स्ट्रैटेजीज होती हैं जिनकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिनमें से जो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है। तो आपका गोल कुछ भी हो सकता है, मे बी रिटायरमेंट हो सकता है कि आप 15 साल बाद, 25 साल बाद या फिर 30 साल बाद अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, तो आप उसके लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। आपको 8 साल में या 10 साल में अपना खुद का घर खरीदना हो, आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। आप अपनी शादी के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो या अपने बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, उनकी हायर एजुकेशन के लिए आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। तो हर एक इन्वेस्टर का अपना एक गोल होता है जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट्स करता है। तो अपने म्यूचुअल फंड को सेल करने का जो सबसे अच्छा समय है वो है जब आपका गोल अचीव हो जाए। तो जिस भी चीज़ के लिए आप अपना पैसा बचा रहे थे, जोड़ रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, उसको ग्रो करने के लिए अगर वो समय आ गया है तो यही वो बेस्ट टाइम है जब आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करके उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितने भी म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है 4 म्यूचुअल फंड हो सकता है 5 म्यूचुअल फंड्स हो, इन चारों पांचों म्यूचुअल फंड्स को किसी एक ही गोल के साथ अटैच करना ठीक नहीं होगा। आपके अलग अलग लाइफ गोल जरूर होंगे, तो जैसे आपके अलग अलग लाइफ गोल्स हैं वैसे ही आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को उन अलग अलग लाइफ गोल्स के साथ अटैच करके रखना चाहिए। और जब भी जो भी गोल आपका नज़दीक आ जाए उसी के साथ जो अटैच म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड को आप सेल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पे मुझे और भी कुछ डिटेल में आपको समझाना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ के लिए पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे थे उस चीज़ के लिए इस पैसे को इस्तेमाल कर लीजिए। अपने म्यूचुअल फंड को सेल करने का सेकंड रीज़न आता है स्कीम इज अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही है या फिर सही परफॉर्म कर रही है, मैंने इस वाली वीडियो में बताया था, इसलिए मैं बार बार इस वीडियो को रेफरेंस कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। फिर भी इस पॉइंट में मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो पिछले 1 से 1.5 साल के ड्यूरेशन में अगर अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है या फिर अपने पीयर्स के मुकाबले अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, यानी कि वो जो म्यूचुअल फंड है वो एक अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो फंड मैनेजर है वो चेंज हो गए हों, हो सकता है कि जो AMC है या फिर जो म्यूचुअल फंड का ब्रांड है उसके रेपुटेशन पे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आया हो, या फिर और भी कोई दूसरा रीजन हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई भी रीजन है तो आप इस म्यूचुअल फंड से स्विच करके किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी रीजन आता है चेंज इन रिस्क प्रोफाइल। अगर आपका म्यूचुअल फंड
फंड में इन्वेस्ट करते करते बहुत समय हो गया है, आपका गोल जो है वो नज़दीक आने लगा है। तो जब भी गोल नज़दीक आने वाला होता है तो ऐसे में लोग अपने पैसे को सेफगार्ड करने के लिए प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करके हाइब्रिड या फिर जो डेट फंड्स होते हैं उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली आपको ऐसे में जो आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उनको सेल करके वहाँ से जो आपको पैसा मिलता है उस पैसे को आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा लेस रिस्की ऑप्शंस के अंदर। तो ऐसे में अपने रिस्क प्रोफाइल को कम करने के लिए आप यहाँ पर हाइब्रिड फंड्स के अंदर जो बैलेंस एडवांटेज फंड आते हैं इनका सहारा आप ले सकते हैं, या फिर अगर आप अपने रिस्क को बिल्कुल ही कम कर देना चाहते हैं, बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डेट फंड्स या फिर लिक्विड फंड्स का सहारा भी ले सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा करना आपके लिए अच्छा ही होगा अगर आपका गोल नज़दीक आने वाला है, आपका रिटायरमेंट जो है वो 1 से 1.5 साल में होने वाला है, या फिर जो बच्चों की हायर एजुकेशन है उसके लिए आपको 1-1.5 साल में पैसा चाहिए ही। तो ऐसे में आपके कैपिटल पे आपको जो भी ग्रोथ मिली है उसको सेफगार्ड करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों जो भी रीजंस मैंने आपको बताए हैं, इन रीजंस के अलावा कोई भी ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए जब आपको लगे कि आपको अपने म्यूचुअल फंड को सेल कर देना चाहिए। मे बी आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि भाई अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जहां पर हमें इन पैसों की जरूरत हो ही हो, तो ऐसे केस में तो हमें म्यूचुअल फंड को सेल करना ही पड़ेगा ना। देखिए भगवान ना करे कि ऐसा हो कि किसी इन्वेस्टर को अपनी जो होल्डिंग्स हैं, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनको अपने गोल अचीव होने से पहले ही सेल करना पड़ जाए क्योंकि कोई इमरजेंसी उसके साथ या उसकी फैमिली मेंबर के साथ आ गई हो। देखिए वैसे तो किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, और जो भी सबसे बड़ी इमरजेंसी किसी के ऊपर आ सकती है वो आ सकती है हेल्थ रिलेटेड इमरजेंसीज। यानी कि हेल्थ या फिर कोई बड़ी बीमारी ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपकी पॉकेट से सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो सकता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आपको अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, बच्चे बूढ़े सब लोगों के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज़ को जल्दी से जल्दी प्लान करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि इमरजेंसीज के लिए ये रिकमेंडेड होता है कि आपको कुछ ना कुछ इमरजेंसी फंड साइड में हमेशा रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड के तौर पे आपको 6-8 महीने का जो भी आपका खर्चा है उसको अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में या फिर एफडी की फॉर्म में हमेशा रखना चाहिए, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी एफडी को ब्रेक करवा सकते हैं या फिर अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट से आप तुरंत उस पैसे को निकाल सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं और मैं इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। मे बी फ्यूचर में मैं जल्दी ही इन सभी चीज़ों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिल पाई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।